जी हाँ, यूपी के दो लड़कों की बात जो अपनी अपनी विरासत बचाने के लिए निकले हैं। पहले हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और दूसरे हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। कहना गलत नहीं होगा कि यह चुनाव इन दोनों लड़कों का कमबैक है, क्योंकि राहुल गांधी जहां पिछले लोकसभा चुनाव में अमेठी की सीट हारकर वायनाड से सांसद बने, वहीं अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी पिछले चुनाव में कन्नौज सीट हार चुकी हैं। अमेठी और कन्नौज ये दोनों ही ऐसी सीटें हैं जो गांधी और यादव परिवार की विरासत मानी जाती हैं, मगर मोदी लहर में दोनों ही पार्टियों की ये परंपरागत सीटें छिन गईं और अब एक बार फिर राहुल और अखिलेश अपने अपने परिवार की पुरानी सीटें वापस पाने के लिए जोर आजमाइश में जुटे हैं। जहां अखिलेश यादव कन्नौज सीट से नामांकन भर चुके हैं, वहीं खबर है कि राहुल गांधी जल्द ही अमेठी से अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। और इन सब के बीच राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दो लड़कों की जोड़ी कई बार फ्लॉप हो चुकी है, इनसे विकास की कोई उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा, यूपी के शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली थी और वहां पर उन्होंने निशाना साधा। आप मुझे बताइए, दो लड़कों की जोड़ी जो खुद कई बार फ्लॉप हो चुकी है, आप उनसे विकास की कोई उम्मीद कर सकते हैं क्या? विरासत एक दिन में नहीं बनती, पीढ़ियों के परिश्रम से पैदा होता है जनता से जुड़ाव। तो क्या एक हार के बाद एक झटके में वो भरोसा तोड़ देना चाहिए? इसका जवाब आप किसी से भी पूछेंगे, जवाब मिलेगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। यह बात जितनी अखिलेश यादव पर लागू होती है, उतनी ही राहुल गांधी पर भी लागू होती है। तो खबर यह है कि राहुल गांधी अमेठी वापस लौट रहे हैं। उनके आने से क्या बदलेगा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। राहुल वर्सेस स्मृति, अमेठी में राउंड 3। एक परिवार वायनाड में है, एक परिवार अमेठी में है। लोगों को रंग बदलते देखते थे, परिवार बदलते पहली बार देख रहे हैं। विरासत की जंग, जनता किसके संग? स्मृति ईरानी को जो इन 5 सालों में किया है, उसके हिसाब से हमें बेहतर लग रहा है कि बहुत बढ़िया किया है। कांग्रेस का यहाँ से कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, देश विदेश में कांग्रेस का नाम है। राहुल गांधी के आने के बाद अब की 5 लाख वोटों से जीतेंगे। लड़ाई टफ है और इतना आसान दोनों लोग के लिए नहीं है। मुश्किल होगा थोड़ा, लेकिन जीत का जो अंतर होगा घटेगा, कोई भी बाजी मार सकता है। अमेठी सीट पर अब तक जो सस्पेंस चला आ रहा था, वो खत्म होने की कगार पर है। यह खबर करीब करीब पक्की है कि अमेठी सीट से राहुल गांधी एक बार फिर अपनी उम्मीदवारी पेश करने वाले हैं। खबर तो यह भी है कि नॉमिनेशन के लिए एक तारीख भी तय हो चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक वायनाड चुनाव के बाद अमेठी से राहुल की उम्मीदवारी का ऐलान होगा। वायनाड में मतदान के बाद अमेठी से नामांकन भरेंगे राहुल गांधी। यूपी कांग्रेस की टीम को 1 मई की संभावित तारीख दी गई है। 1 मई को राहुल गांधी अमेठी से नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पहले 27 अप्रैल को राहुल गांधी के नामांकन का प्लान था। 1 मई को कांग्रेस अमेठी में शक्ति प्रदर्शन भी कर सकती है। खबर तो यह भी है कि नामांकन के दौरान राहुल गांधी अमेठी की जनता से भी रूबरू होंगे, जिसकी तैयारियों के लिए अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंप करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि इन खबरों के बीच अमेठी से मौजूदा सांसद और राहुल को हराने वाली स्मृति ईरानी ने तल्ख तेवर दिखाए हैं। वहीं कांग्रेस नेता अभी कुछ भी खुलकर कहने से बच रहे हैं। जीत कर लापता थे, 5 साल हार कर भी भाग गए। मैं हार कर भी यहीं डटी थी और जीत कर मैंने गौरीगंज में अपना निवास बना लिया। वहाँ पर स्मृति ईरानी ने अमेठी में जिस तरह का गुड़गोबर पूरा किया है, तमाम जो विकास के कार्य थे वो सब ठप हो गए। वहाँ का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि अमेठी और रायबरेली से प्रियंका जी और राहुल जी दोनों चुनाव लड़ें।
अमेठी से राहुल गांधी कमबैक कर रहे हैं तो गांधी परिवार की एक और परंपरागत सीट रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा लॉन्च हो सकती हैं। विरासत की जंग को जीतने के लिए दोनों भाई बहन कमर कस चुके हैं। हालांकि अमेठी और रायबरेली की आवाम का मानना है कि ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली है। स्मृति ईरानी को जो इन 5 सालों में किया है उसके हिसाब से हमें बेहतर लगा है कि बहुत बढ़िया किया है। कांग्रेस का यहाँ से कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, देश विदेश में कांग्रेस का नाम है। राहुल गांधी के आने के बाद अब की 5 लाख वोटों से जीतेंगे। लड़ाई टफ है और इतना आसान दोनों लोग के लिए नहीं है। मुश्किल होगा थोड़ा, लेकिन जीत का जो अंतर होगा घटेगा, कोई भी बाजी मार सकता है। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि राहुल प्रियंका अमेठी और रायबरेली में नामांकन से पहले अयोध्या राम मंदिर भी जाएंगे। यानी अमेठी जाने से पहले दोनों भाई बहन रामलला के दर्शन करेंगे। ये खबर सामने आते ही बीजेपी गांधी परिवार पर हमलावर हो गई है। लड़ने की बारी आई है तो हमारे आराध्य याद आए। अरे जो भगवान के साथ भी छल कर दे वो इंसान का क्या खाक हो पाएगा। चलिए, बड़ी कृपा है, प्रभु राम की याद तो आई, देर से आई, जा रहे हैं, अच्छी बात है, दर्शन करें। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने प्रभु राम मंदिर को बनने में रोकने की कोशिश की, क्या उसके लिए माफी मांगे? सूत्रों की माने तो ये सब कुछ एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। खबर तो ये भी है कि कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली में एक इंटरनल सर्वे भी कराया, जिसके आधार पर यह तय हुआ कि दोनों सीटों पर गांधी परिवार के प्रत्याशियों को ही उतारा जाए, ताकि पार्टी को इसका फायदा मिल सके। हालांकि ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि कांग्रेस का सर्वे कितना सच साबित होता है। लखनऊ से नीतीश पांडे और अंजलि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सवाल है कि आखिर लोकसभा चुनाव के 2 चरण के बाद कांग्रेस के राम मंदिर जाने की चर्चा के मायने क्या है। दरअसल इस फैसले के पीछे कुछ खास मकसद है, जैसे कांग्रेस की राम विरोधी छवि को तोड़ना, राम मंदिर के प्रति पार्टी का समर्थन दिखाना, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने पर राजनीति का जवाब देना, देश के सामने सर्वधर्म संभाव की सोच को पेश करना, उत्तर प्रदेश में पार्टी और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना, इसके पीछे के ये मकसद हैं। और आइए अब आपको अमेठी लोकसभा सीट के कुछ समीकरण बताते हैं। 1967 में यह सीट अस्तित्व में आई। इसके बाद 16 बार लोकसभा चुनाव यहां पर हुआ, जिसमें से 13 बार 16 में से 13 बार कांग्रेस पार्टी यहां पर चुनाव जीती। अमेठी और गांधी परिवार का रिश्ता क्या है, जरा समझिए, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 1980-81 में संजय गांधी, 81 से 89 तक राजीव गांधी, फिर 1999 में सोनिया गांधी, 2004 से 2014 तक राहुल गांधी। यह है अमेठी और गांधी परिवार का रिश्ता। लेकिन बीते चुनाव में राहुल गांधी चुनाव हार गए और उसके बाद अब तक उनके नाम का ऐलान इस सीट से नहीं हुआ है। 1971 के बाद सिर्फ 3 बार कांग्रेस की हार हुई है यहां पे। 1977 में बीएलडी के राजनारायण यहां पर जीते थे, हम रायबरेली की बात कर रहे हैं। 1996, 1998 में बीजेपी का कब्जा हुआ। इसके बाद 2 बार इंदिरा गांधी यहां पर चुनाव जीती और इसके बाद सोनिया गांधी ने इस सीट से चुनाव लड़ना शुरू किया और 4 बार सोनिया गांधी यहां से सांसद रहीं। बात कन्नौज की भी करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सियासी शोर में अखिलेश यादव भी अपनी विरासत बचाने के लिए मैदान में कूद पड़े। डबल इंजन की सरकार के काम के दम पर एक तरफ बीजेपी दम ठोक रही है और दूसरी तरफ अखिलेश अपनी विरासत की कन्नौज सीट छीन लेने का पूरा मन बना चुके हैं। अंजाम क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखते हैं। पहली बॉल पे छक्का ना मारो तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में। आपका कंफ्यूजन बेकार है। यह क्रिकेट का मैदान नहीं बल्कि चुनावी मैदान का ही शोर है। ना ही कोई इंडियन प्रीमियर लीग का मैच है, ना ही भारत और पाकिस्तान का वनडे क्रिकेट का खेल। लेकिन विरासत बचाने आए कन्नौज सीट से अखिलेश के उतरने के बाद 24 की चुनावी लड़ाई भारत और पाकिस्तान वनडे मैच जैसी जरूर हो गई है। हमारी सोच भारतीय है, हम लोग, और इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। माफिया घर पर जाकर उस कब्र पर फातिया पढ़ते हैं। क्यों जाते हैं भैया? न वो बॉल फेंक पाएंगे, न बैट घुमा पाएंगे,
अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से पर्चा भर दिया है। मुकाबले में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। अखिलेश के लिए विरासत बचाने की लड़ाई है तो बीजेपी के लिए सीट बचाने की। अखिलेश यादव वहाँ से कई बार जीते, डिम्पल भी कई बार जीते और फिर अखिलेश यादव जीतेंगे। और देखिए इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का। इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूँगी, डर है, भय है, तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है, लेकिन 2019 में सुब्रत पाठक ने इस सीट से डिम्पल यादव को चुनाव हरा दिया था। इसके बाद बीजेपी ने इस बार भी उन्हें ही मैदान में उतारा है। इस सीट पर एमवाई समीकरण अहम भूमिका निभाता है। मुस्लिम और यादव समीकरण काफी मजबूत है, जो जीत में अहम भूमिका निभाता है। कन्नौज लोकसभा में कुल 18 लाख वोटर हैं, जिनमें से 2.5 लाख मुस्लिम, करीब 2.5 लाख यादव, 2.5 लाख दलित, 10% राजपूत और लगभग 15% ब्राह्मण हैं। ये कन्नौज लोकसभा सीट का सियासी समीकरण है। इस सीट पर अखिलेश के उतरने से ये सीट हॉट हो गई है। एक को विरासत वापस चाहिए तो दूसरे को सीट बचानी है। नीतीश पांडे, सी मीडिया, कन्नौज। और कैसे समाजवादी पार्टी के लिए यह सीट विरासत बन गई, ये आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। इसको जरा आप जानिए। 1999 में मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव जीते। इसके बाद 2000 में यहां पर बाई इलेक्शन हुआ और अखिलेश यादव यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। 2004 में अखिलेश यादव एक बार फिर से यहां से चुनाव जीत कर आए और 2009 में भी अखिलेश यादव यहां से जीते। 2012 में यहां पे बाई इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन में डिम्पल यादव यहां पे मुख्यमंत्री बन गए थे। 2012 में अखिलेश यादव, इस उपचुनाव में डिम्पल यादव चुनाव जीती। 2014 में भी डिम्पल यादव ही रिपीट हुई इस सीट पर, लेकिन 2019 में सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को हरा दिया और उसके बाद से पार्टी कंफ्यूजन में थी कि वो किसको चुनाव मैदान में उतारे। और अब वो 5 वजह भी जानिए जिसने अखिलेश यादव को कन्नौज सीट पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर क्यों उतरे, जरा समझिए। समाजवादी पार्टी के लिए यह सीट बेहद खास है। समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है। माहौल बनाने में खासी परेशानी समाजवादी पार्टी को हो रही थी। कन्नौज से उतरेंगे तो माहौल बनाने में आसानी होगी। आसपास की सीटों पर असर की उम्मीद भी समाजवादी पार्टी कर रही है कि आसपास इटावा हो या फिर दूसरी सीटें हो, वहां पर फर्क दिखेगा। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से अखिलेश यादव मैदान में आए। अब सवाल यह है कि इस बार कन्नौज में क्या होगा। क्या अखिलेश यादव जिस सोच के साथ मैदान में उतरे हैं, बीजेपी से वो सीट छीन लेंगे? कन्नौज की हवा जानने के लिए कन्नौज की जनता को आपको सुनना पड़ेगा। क्या विरासत है? अगर विरासत है तो समाजवादी पार्टी की ये विरासत आज अखिलेश यादव ने क्लेम किया, हो सकता है? कैसे मानते हैं? नहीं, क्या नहीं हो सकता क्लेम। समाजवादी विरासत है? नहीं है। नहीं है। विरासत किसी का थोड़ी हो सकता है। लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है और दादा ने जो संघर्ष किया क्षेत्र में, उससे ज़्यादा अखिलेश जी कर भी नहीं सकते। उनको तो अखिलेश जी को राजनीति जरूर विरासत में मिल गई है। उनके पिताजी से उनको राजनीति उनको विरासत में मिल गई है। दादा ने संघर्ष किया छात्र जीवन से लेकर अभी तक, यहाँ सब हम लोगों के साथ खड़े रहते हैं हमेशा सुख दुख में। हमारे लोगों का अगर कोई काम पड़ेगा तो हम दादा के पास जाएंगे, हम सैफी थोड़ी जाएंगे। दबदबा तो पहले भाजपा की रहा है, इसके बाद थोड़ा सपा का रहा है। सबसे पहले अखिलेश जी आए हैं, फिर उनकी पत्नी बनी है डिम्पल जी, तो दादा बने हैं, इस बार फिर उनके बाद दादा। तैयारी पूरी है। बस शुरू में समाजवादी ने अच्छा काम किया और कामयाबी मिली उन्हें। अब धीरे धीरे माहौल बदलता गया, आदमी बदलता गया। अब आदमी को रुझान उधर से लग हुआ, क्योंकि थोड़ा सा इनका उनके जो गुर्गे हैं उन्होंने उनका बल्ला झाड़ दिया। और जब आदमी को परेशानी हुई गुंडागर्दी से, तब आदमी अपने बीजेपी में उसने ज्वाइन की, तो फिर आज पूरी भरपूर उनकी ताकत है। आज फिर अखिलेश यादव मैदान में है चुनाव। हाँ, तो दोनों का है, हम किसी वो नहीं, बराबर का कांटे का है ये। हाँ बिल्कुल 100% कांटा है, कांटे का मुकाबला है, बिल्कुल मुकाबला है। और अब बात करते हैं मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे की। प्रधानमंत्री इसको जोर शोर से उठा रहे हैं। कांग्रेस पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कर्नाटक मॉडल खतरनाक है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण मुस्लिमों को मिल रहा है।
और पूरे देश में इस मॉडल को कांग्रेस पार्टी लागू करना चाहती है। ओबीसी का हक छीनने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। इनका कर्नाटका का मॉडल ये है, और कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। उनका मॉडल है कि ओबीसी को जो वोट कोटा मिला हुआ है, ओबीसी को जो आरक्षण का 27% कोटा मिला हुआ है, संविधान ने दिया हुआ है, भारत की संसद ने दिया हुआ है, बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया हुआ है, उसी 27% ओबीसी की कोटे में से मुस्लिमों की सभी जातियों को आरक्षण दे दिया गया है। तो आप सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर लगातार कर्नाटक मॉडल को घेर रहे हैं और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने इसका खंडन किया, मगर घोषणा पत्र में संपत्ति बंटवारे के नाम पर तुष्टीकरण के आरोप में घिरे कांग्रेस के लिए कर्नाटक का मुद्दा एक नई मुश्किल खड़ी कर सकता है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 24 के चुनाव में दूसरे चरण के मतदान से पहले आरक्षण का जिन निकलकर सामने आ गया है। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के मुस्लिम आरक्षण से जुड़े एक आदेश पर खलबली मची हुई है और बीजेपी ने चुनावी रैलियों में इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। पीएम मोदी ने कर्नाटक सरकार के बहाने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। जो मुसलमानों को नया ओबीसी बना दिया था, गैर कानूनी तरीके से बना दिया था, उस मुस्लिम समाज को ओबीसी को जो मिलता था वो लूट करके उनको दे दिया। आजादी के समय कांग्रेस ने धर्म के नाम पर देश का विभाजन स्वीकार किया था। कर्नाटक सरकार ने आरक्षण के जरिए बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। पीएम मोदी के बाद यूपी के सीएम योगी ने भी कांग्रेस पर देश के इस्लामीकरण की कोशिश का आरोप लगाया। कांग्रेस का वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के इस्लामीकरण करने और भारत को विभाजन की ओर धकेलने का एक कुत्सित कुचेष्टा का एक हिस्सा है। अब आपको कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार के उस फैसले के बारे में बताते हैं जिस पर यह सारा विवाद खड़ा हुआ। दरअसल कर्नाटक में शिक्षा और नौकरी में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का फैसला किया गया, जिसके लिए ओबीसी को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में ओबीसी आरक्षण 4% है। इसमें कुल 391 जातियां और उपजातियां हैं, जिसमें 17 मुस्लिम जातियां हैं। कैटेगरी 2A में ओबीसी आरक्षण 15% है। इसमें कुल 393 जातियां और उपजातियां हैं, जिसमें 19 मुस्लिम जातियां हैं। कैटेगरी 2B में मुस्लिम समुदाय की सभी जातियों को शामिल किया गया है। इस फैसले पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने भी कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा है। आर्थिक कैसे पिछड़े हैं, सामाजिक कैसे पिछड़े हैं, वो प्रूव करना पड़ेगा। आयोग का रिपोर्ट बनता है, वहाँ के आयोग का, वो आधार पे ये राज्य सरकार का अधिकार है किन्हें ओबीसी में लेना है, किसे नहीं लेना है। इन्होंने किस आधार पे लिया, हमने पूछा है। वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी के दावे को गलत बताते हुए इसे हार के डर से पैदा हुई हताशा का संकेत कहा है। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में संपत्ति के हिसाब पर सवाल खड़ा करते हुए तुष्टीकरण का आरोप लगाया था, जिसके जरिए बीजेपी अभी भी कांग्रेस पर हमलावर है। कांग्रेस के राज में न संपत्ति सुरक्षित, न संतान सुरक्षित, न सीमा और सरहद सुरक्षित और न ही सनातन सुरक्षित। तो कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस के राज में कौन सुरक्षित रहेगा? कोई नहीं रहेगा। जाहिर है कांग्रेस अभी अपने घोषणा पत्र पर छिड़े घमासान को शांत भी नहीं कर पाई थी कि अब कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का फैसला पार्टी के लिए नई फांस बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको बताते हैं कि कर्नाटक के समीकरण दरअसल हैं क्या। इन समीकरणों को आप समझेंगे तो ये समझ पाएंगे कि वहां की स्थिति क्या होने वाली है। यहां हिंदू हैं लगभग 84%, मुस्लिमों की तादाद लगभग 13%, ईसाई 2% के आसपास और अन्य को आप जोड़ देंगे तो लगभग 1% में सभी समाहित हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जब चुनाव होते हैं राज्य के, तो आपके पास सीटें जीतने के लिए अलग अलग हथकंडे होते हैं और उसी के हिसाब से आप ये तय कर लेते हैं कि हम
किसको रिझाना चाहते हैं, लेकिन जब देश का चुनाव होता है तो वो आपके लिए उल्टा भी पड़ जाता है। और कल दूसरे फेज के लिए 12 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि दूसरे फेज के सबसे बड़े धन कुबेर कौन हैं, ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि संपत्ति की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। तो संपत्ति किसके पास कितनी है, जरा ये जानने की कोशिश कीजिए। मांड्या लोकसभा सीट से वेंकट रमन गौड़ा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इनकी कुल संपत्ति है 622 करोड़, उससे भी ज्यादा। बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा सीट से डीके सुरेश कांग्रेस के मैदान में है, कांग्रेस के टिकट पर। उनकी संपत्ति है 593 करोड़ से ज्यादा। मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार है हेमा मालिनी और उनकी कुल संपत्ति है 278 करोड़ रुपए से ज्यादा। होशंगाबाद सीट से, लोकसभा सीट से संजय शर्मा, यह कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इनकी कुल संपत्ति 232 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो ये हम आपको बता रहे हैं। और मांड्या सीट से एक और उम्मीदवार है HD कुमारस्वामी, जनता दल एस के उम्मीदवार, और इनकी कुल संपत्ति 217 करोड़ रुपए से ज्यादा। और ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो 100 करोड़ के आसपास संपत्ति के मालिक हैं। आज के दिन बिहार की राजधानी पटना में 2 खबरों की सबसे ज्यादा चर्चा रही। इन दोनों खबरों में लोगों की जिंदगी हारी और बेकसूर लोगों की जान गई। इसमें एक वारदात तो हत्या की है और दूसरी घटना आगजनी की है। तस्वीरें जरा देखिए। पटना के पुनपुन में बाइक सवार बदमाशों ने जेडीयू के नेता सौरभ कुमार की हत्या कर दी। लोकसभा चुनावों के दौरान हाई सिक्योरिटी के दावों के बीच हुई हत्या के बाद सियासत तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ पटना के एक होटल में लगी आग में आज 6 जिंदगियां स्वाहा हो गई। पटना के पाल होटल में आग लगने से आसपास के होटल और दुकानें भी इस आग की चपेट में आए। 12 लोग इस आगजनी में घायल भी हुए हैं, जबकि 45 लोगों को बचा लिया गया। इस अग्निकांड के बाद पटना में लोगों की सुरक्षा पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। पूरा का पूरा होटल जो है वो जल चुका है। नीचे में रेस्टोरेंट था वो जल चुका है और एक व्यक्ति पूरी तरह से मूर्छित हो गया है। उसकी स्थिति काफी नाजुक है। पटना जंक्शन के करीब मौजूद पाल होटल में एक चिंगारी देखते ही देखते आग के शोलों में तब्दील हो गई और पूरा होटल धू-धू कर जलने लगा। सिलेंडर के धमाकों ने आग को और गंभीर बना दिया। आग फैली तो अगल बगल के होटलों और आसपास मौजूद दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग कितनी तेजी से फैली, इसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि होटल का हर फ्लोर आग की चपेट में था। आग लगने की खबर के बाद जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो आग को बुझाने का काम शुरू किया गया। पहली कोशिश आग में फंसे लोगों को निकालने की थी। बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए हाइड्रा का भी सहारा लिया गया। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से महिला और पुरुष को निकाला जा रहा है। देखिए, एक नहीं कई महिलाएं फंसी हुई हैं। तस्वीरों में देखिए। जिन्हें भीषण आग की इन लपटों से बचाकर निकाल लिया गया, उन्होंने चैन की सांस ली। बहुत बुरा। कितने लोग फंसे हुए? अब ये नहीं बता पाएंगे। हम लोग 6 लोग थे। आप निकल गए, हम लोग निकल गए। लेकिन इस होटल में मौजूद हर व्यक्ति इतना खुशकिस्मत नहीं था। इस हादसे में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। रेस्क्यू करने की संख्या जो 30 से ज़्यादा लोगों का हम लोगं ने रेस्क्यू किया है। कुछ लोग डेड बॉडी के रूप में यहाँ से जो लग रहा था प्राय मृत टाइप करके, तो हम लोगों ने उनको भेजा है। संभव है कि उनकी स्थिति बाद में खराब हो गई है। उसमें से कुल मिलाकर के अभी तो जानकारी जो मिल पाई है हम लोगों को 5 से 6 लोगों का मृत्यु होने की खबर है। अब सवाल उठता है कि पटना जंक्शन के पास मौजूद इस होटल में यह हादसा कैसे हुआ। फायर ब्रिगेड, पुलिस और प्रत्यक्षदर्शी सिलेंडर ब्लास्ट को वजह बता रहे हैं। पहले सिलेंडर में हल्का सा चिंगारी लगा और उसके बाद जाकर के पूरे को पकड़ लिया है। लेकिन इस पूरे मामले में हैरान करने वाला रवैया फायर विभाग का दिखा। फायर विभाग की डीजी तो जानती हैं कि लापरवाही इस आग की वजह है, लेकिन लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। हाँ, अब ऐसे होटलों को ब्लैक लिस्टेड करने की बात कही जा रही है। अभी फाइन करना शुरू कर देंगे हम लोग और इन लोगों को ब्लैक लिस्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उन पे कड़ाई से कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
जाहिर सी बात है कि अगर ये एक्शन लापरवाही करने वाले होटलों पर पहले होता तो इस अग्निकांड में जान और माल का जो नुकसान हुआ उसे बचाया जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जेडीयू नेता सौरभ कुमार की हत्या के बाद सियासत तेज हो गई है। सौरभ कुमार की हत्या उस वक्त की गई जब वो एक शादी समारोह से लौट रहे थे। इस हत्याकांड के बाद आरजेडी ने बिहार के सुशासन पर सवाल खड़ा किया है। वहीं चुनाव के वक्त जेडीयू नेता की हत्या के पीछे कौन है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जेडीयू नेता की हत्या हुई है, अब आम लोगों की कौन कहे। यहाँ तो सरकार के लोग भी सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता तो भगवान भरोसे है। लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू नेता की हत्या के बाद गुस्सा और सियासत दोनों हाई हैं। आदर्श आचार संहिता में पुलिस प्रशासन की सख्ती के दावे को गोलियों से उड़ाते हुए अपराधी बेखौफ दिख रहे हैं और लोग ऐसी वारदातों के बाद नाराज और गुस्से में हैं। ये गुस्सा उस वक्त भड़का जब पटना के पुनपुन इलाके में जदयू नेता सौरभ कुमार की बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सौरभ कुमार पर उस वक्त हमला हुआ जब वो एक शादी समारोह से लौट रहे थे। फायरिंग में सौरभ पटेल के दोस्त मुनमुन कुमार को भी 2 गोलियां लगी। रिसेप्शन में गए थे कल रात को और वहीं अज्ञात कुछ अपराधकर्मी मोटरसाइकिल पर सवार थे, उन्हीं के द्वारा जो है फायरिंग की गई है। उसमें सौरभ कुमार जी की जो है मृत्यु हो गई। कोई घायल भी है? एक व्यक्ति है मुनमुन कुमार, वो भी घायल है। उनका इलाज अभी कंकड़बाग में चल रहा है, अभी वो आउट ऑफ डेंजर है। जेडीयू नेता की हत्या पर सियासत भी शुरू हो गई है। सौरभ कुमार युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय थे। हत्या के बाद मीसा भारती भी सौरभ कुमार के परिजनों से मिलने पहुंची। चुनाव के बीच जेडीयू से जुड़े नेता की हत्या के बाद विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। एक तरफ से कहा जाता है कि सुशासन बाबू हैं नीतीश कुमार जी और लॉ एंड ऑर्डर बहुत चुस्त तंदुरुस्त है और इस तरह से घटना घट जा रही है, तो इस पे एक्शन तो लेना चाहिए प्रशासन को। मुख्यमंत्री जी को खास तौर पे देखना चाहिए। बिहार में एनडीए की सरकार है, एनडीए का यूएसपी है कानून का राज। किसी भी हाल में कानून तोड़ने वाले को उसको सजा मिलेगी। सौरभ कुमार की हत्या क्यों की गई, हत्यारे कौन हैं, इसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच जब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया जा रहा है, तब इस तरह का हत्याकांड सुरक्षा के दावों पर कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर कैसरगंज लोकसभा सीट काफी चर्चा में चल रही है। बीजेपी कैसरगंज सीट से चौथी बार चुनाव जीतने के लिए दम भरने वाले बृजभूषण सिंह को टिकट देगी या पहलवानों के यौन शोषण वाले आरोप उनकी सियासी दांवपेचों पर भारी पड़ जाएंगे, ये सस्पेंस अभी बाकी है। दूसरी तरफ बृजभूषण सिंह ने टिकट मिलने की पूरी उम्मीद जाहिर की है। वहीं विपक्ष ने कहा है कि अगर बृजभूषण को टिकट मिला तो बीजेपी की असलियत सामने आ जाएगी। कुछ वक्त पहले तक सियासत से लेकर कुश्ती तक इनके दांव का कोई सानी नहीं था, लेकिन बृजभूषण शरण पर जब देश के कुछ बड़े पहलवानों ने यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए, तब से कुश्ती से लेकर सियासत तक उनके करियर पर सस्पेंस पैदा हो गया है। कैसरगंज लोकसभा सीट से वो चौथी बार लगातार जीत के लिए बीजेपी के टिकट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गंभीर आरोपों के बाद बीजेपी ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। यूपी में 75 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी, 73 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान। रायबरेली और कैसरगंज पर चुप्पी। 1 घंटा पहले भी टिकट देंगे तो वहां के मतदाता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेज देंगे। वो निश्चिंत है, उन्होंने जोड़ रखा है कैसरगंज मोदी जी के पास। रायबरेली में कांग्रेस के प्रत्याशी का ऐलान का इंतजार है, लेकिन कैसरगंज में एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह का सियासी रुतबा है और दूसरी तरफ बृजभूषण को टिकट देकर हरियाणा और प्रदेश के कुछ हिस्सों में नुकसान की चिंता। ऐसे में बीजेपी के पास विकल्प क्या हैं और कैसरगंज को लेकर क्या चर्चाएं चल रही हैं, वो भी समझ लेते हैं। 5वें चरण में कैसरगंज का चुनाव, तीसरे चरण के बाद टिकट का ऐलान संभव। पहला विकल्प, बृजभूषण का टिकट काट सकती है बीजेपी। दूसरे विकल्प के तौर पर बृजभूषण सिंह और तीसरे विकल्प के रूप में उनकी पत्नी को टिकट दिया जा सकता है। विपक्षी पार्टियों के लिए बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण को टिकट मिलना या कटना एक मुद्दा है। विपक्ष लगातार बृजभूषण शरण का विरोध कर रहा है। अब तक कैसरगंज की सीट पर बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं और बृजभूषण शरण ने इसका ठीकरा मीडिया पर फोड़ा है। हाँ, पार्टी ने हमारा टिकट काट दिया भाई। क्या पार्टी ने कोई लिस्ट निकाली है जिसमें हमारा नाम नहीं है?
आप लोग काहे इतना परेशान है? ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे व्यक्ति को अगर भाजपा टिकट देती है तो ये देश में इतना गंदा मैसेज जाएगा, हमारी सारी माताएं, बहनें, बेटियां बीजेपी का असली चेहरा देखेंगी। ब्रिजभूषण को उम्मीद है कि एक दिन पहले भी टिकट का ऐलान हुआ तो बीजेपी कैसरगंज से जीत दर्ज करेगी, लेकिन अगर वो टिकट ब्रिजभूषण सिंह को नहीं दिया गया तो 6 बार के सांसद का सियासी रुख क्या होगा, इसके लिए टिकट के ऐलान का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको बताते हैं 6 बार के सांसद और चौथी बार कैसरगंज से जीत का दावा ठोक रहे ब्रिजभूषण शरण सिंह को विवादों के बावजूद कैसरगंज से नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए क्यों मुश्किल है, ये समझने के लिए आपको कैसरगंज से उनका पुराना रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। जरा ये आप देखिए, गोंडा से सांसद बनने की शुरुआत करने वाले ब्रिजभूषण 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट से कैसरगंज लोकसभा से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे थे और 75,502 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। 2014 में ब्रिजभूषण अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में वापस लौट आए और इस बार उनकी जीत का मार्जिन बढ़कर 78,212 हो गया। 2019 में ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपना रिकॉर्ड और बेहतर कर लिया और 2019 में ब्रिजभूषण शरण सिंह 2,61,000 वोटों से जीते, यानी ब्रिजभूषण की जीत का मार्जिन लगातार बढ़ रहा है। और इसके अलावा भी ब्रिजभूषण शरण सिंह केवल कैसरगंज में नहीं, आसपास गोंडा में, अयोध्या में, आसपास की और सीटों पर भी अपना दबदबा रखते हैं। तो ये दबदबा रहेगा या चला जाएगा, ये बहुत हद तक बीजेपी का टिकट निर्धारित करेगा। और कल दूसरे फेज के लिए वोटिंग है। अगर आप मतदान करने के लिए जाएंगे तो बम्पर छूट का फायदा उठा सकते हैं। जरा रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 69% मतदान हुआ था, लेकिन चुनाव आयोग की कोशिश है मतदान प्रतिशत को और बढ़ाया जाए। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने की मुहिम से जुड़ते हुए अब नोएडा रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने डेमोक्रेसी डिस्काउंट देने का फैसला किया है। नोएडा के 25 से ज्यादा होटल 26 अप्रैल को मतदान करने वाले वोटर्स को 20% का डिस्काउंट देंगे। जो भी लोग मतदान करके आएंगे और जिनके भी उंगली पे निशान होगा, उस उंगली के निशान के साथ वो अपना एक पहचान पत्र लेके आएंगे तो और सभी ज़्यादा से ज़्यादा नोएडा के रेस्टोरेंट्स के अंदर वो 20% डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं अपने खाने और पीने पे। वहीं रेस्टोरेंट की इस अनूठी पहल को लेकर यहां आने वाले ग्राहकों में भी उत्साह है। लोगों का मानना है इससे मतदाताओं को मतदान करने की प्रेरणा मिलेगी। अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो हम जैसे जो लेडीज़ भी हम वोट देने जाएंगे तो आफ्टर वोट हमें भी लगेगा कि अभी घर से निकले हैं सब कुछ करके चलो बाहर खा के आते हैं। जब 20% ऑफ है तो वो सुन के और भी मज़ा ही आएगा। देश के दूसरे कई हिस्सों में भी रेस्टोरेंट मालिक इस तरह का डिस्काउंट दे रहे हैं। इससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा या फिर ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी साबित होगी, इसका पता 26 अप्रैल के मतदान और रेस्टोरेंट में उमड़ने वाली भीड़ को देखकर लगेगा। जो वोट डाल के अगर फैमिली के साथ यहाँ डिनर करने आते हैं या किसी भी तरीके से जलपान करने आते हैं तो सिर्फ उंगली पर वोट डालने का निशान और अपना पहचान पत्र दिखाने के बाद उन्हें 20% का डिस्काउंट मिल सकता है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, नोएडा। जी न्यूज़।